अस्सलामुअलैकुम डियर रीडर एंड लिसनर। अस्सलामुअलैकुम डियर रीडर एंड लिसनर। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। लम्स जुनून बाय ज़ोया अलीशा एपिसोड 1 लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। चलें स्टार्ट करते हैं। तुम लोग कोई काम ढंग से कर भी सकती हो या नहीं? मेरा ब्रांडेड सूट तुम लोगों ने जला कर रख दिया। इसके पैसे क्या तुम लोगों का बाप देगा? सॉरी बीबी जी, कसम से मैंने जानबूझकर नहीं जलाया। बकवास बंद करो अपनी तमाम। तुम्हारे सॉरी कहने से क्या मेरा महंगा सूट ठीक हो जाएगा? ये मीरब की आवाज है ना? अब ये लड़की किस पर चिल्ला रही है? मीरब की माँ रिफत बेगम इसके पाप इसके पापा मलिक ज़ुबैर से कहते हुए भागते हुए सीढ़ियां फलांग कर मीरब के कमरे में पहुंच चुकी थी। मीरब गुस्से की बहुत तेज थी और इसके भाई की हद से ज्यादा लाड प्यार ने मीरब को बहुत बिगाड़ रखा था। अक्सर इसकी माँ इसके भाई से ये शिकायत करती थी कि तुम्हारे प्यार ने मीरब को बहुत बिगाड़ दिया। मीरब मलिक ज़ुबैर जो कि बहुत ही मशहूर बिजनेसमैन था, इसकी बेटी थी इसका एक भाई जो इससे हद से ज्यादा प्यार करता था। उम्र में इससे 12 साल बड़ा था। इसका नाम शामीन मलिक था। यह मलिक ज़ुबैर और रिफत बेगम की पेशकीमती दौलत इनकी औलादें थी। उन्होंने अपनी तरफ से बच्चों को बहुत अच्छी तरबियत दी थी, मगर मीरब को शामिर की हद से ज्यादा लाड प्यार ने काफी बिगाड़ दिया था। शामिर खुद बहुत ही सुलझा हुआ इंसान था। मीरब अपनी चीजों के लिए बहुत ज्यादा पोजेसिव थी। वो अपनी चीजों को किसी को छूने भी नहीं देती थी, फिर चाहे वो रिश्ते थे या इसके कॉस्मेटिक की चीजें या फिर इसकी ज्वेलरी जूते। वो अपनी चीजों को किसी के साथ शेयर नहीं करती थी। मीरब क्या हुआ है, क्यों चिल्ला रही हो? रिफत बेगम अपनी बेटी के रूम में दाखिल हुई तो वो घर की दो नौकरानियों को लाइन में लगाकर खड़ी हुई थी। ये देखें, मेरा इतना महंगा ब्रांडेड सूट इन्होंने जला दिया है। मैं चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं? मीरब अपनी माँ के आगे अपना फ्रॉक करते हुए गुस्से से बोल रही थी। तो मीरब, उन्होंने जानबूझकर तो नहीं जलाया होगा ना? अगर गलती से जल गया है तो मैं इसमें इतना चिल्लाने वाली क्या बात है? गलती तो किसी भी इंसान से हो सकती है। मामा प्लीज, आपको तो हर बात ही नॉर्मल लगती है। ये लोग इतनी तनख्वाह लेते हैं, इनका कोई तो फर्ज बनता है कि हर काम ढंग से करे। मीरब को वो लोग अपना हर काम अच्छे से ही करते हैं। अगर आज गलती हो गई है तो माफ कर दो। मीरब की माँ इसे गुस्से से चुप करवा रही थी। आज मेरी फ्रेंड की बर्थडे है, तो बताएं मैं क्या पहन कर जाऊंगी? मेरे बेटा, आपके पास इतने सारे कपड़े हैं, कुछ भी पहन लो। मुझे नहीं पहनने वो कपड़े। आपको अच्छी तरह से पता है कि मैं ड्रेसेस रिपीट नहीं करती। मेरा बेटा, क्या परेशानी है? क्यों आप गुस्सा कर रही हो? जुबैर मलिक भी ऊपर रूम में आ गया था। पापा, ये देखें, इन्होंने मेरी ड्रेस जला दी है जो मैंने अपनी दोस्त की बर्थडे पर पहन कर जानी थी। और मामा इनको डांटने के बजाय मुझे डांट रही हैं। वो रोते हुए अपने पापा के गले जाकर लग गई थी। क्यों डांट रही हैं भाई आप मेरी बेटी को? मीरब के पापा ने मीरब की माँ को मसनूई गुस्से से डांटते हुए कहा। बहुत अच्छी बात है, आधा तो इसके भाई ने इसको बिगाड़ रखा है, बाकी की कसर आप पूरी कर दे। मीरब की माँ ने सच में गुस्से से जवाब दिया था। आप मीरब, मेरी बेटी को डांटा नहीं करे। और किसने कहा है कि मेरी बेटी बिगड़ी हुई है? मेरी बेटी तो बहुत समझदार है माशाल्लाह। बस इसी तरह से अपनी बेटी की तरफदारी करते रहा करे। जब इसको शादी करके दूसरे घर भेजेंगे तो एक काम करना कि आप दोनों बाप बेटा भी इसके साथ ही चले जाना। इसको ससुराल में आप दोनों की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। रिफत बेगम गुस्से से बड़बड़ाते हुए रूम से चली गई। पापा, देखा ना आपने कि मामा किस तरह मुझ पर चिल्लाती रहती है, और तुम दोनों यहाँ पर खड़ी हुई क्या देख रही हो? दफा हो जाओ, खामखा मेरी मामा से मुझे इतनी बातें सुनने को मिली तुम दोनों की वजह से। हालांकि बातें मामा को तुम लोगों को सुनानी चाहिए थी। मीरब अपना गुस्सा नौकरानियों पर निकालते हुए बोली। नौकरानियां बेचारी अपनी जान बचाते हुए 1 मिनट से पहले कमरे से 9 2 11 हो गई। अब बताओ, मेरे बेटे को क्या मसला है? नया ड्रेस चाहिए? यस पापा, मेरे दोस्त की बर्थडे है और मुझे वहां पर नया ड्रेस पहन कर जाना है। आपको तो पता है ना कि मैं एक ड्रेस को दोबारा रिपीट नहीं पहनती। मीरब ने बेचारा सा मुंह बनाते हुए अपने पापा से कहा। तो जाइए नया ड्रेस ले ले। मीरब के पापा ने अपना क्रेडिट कार्ड मीरब के हाथ में थमाते हुए कहा। लव यू पापा। मीरब अपने पापा के गले में बाहें डालकर खुशी से झूमती हुई कार्ड लेकर ड्राइवर के साथ ड्रेस लेने चली गई थी। प्लीज समझने की कोशिश करो, मैं नहीं रह सकता इसके बगैर। मेरा जिस्म टूटता है, कीड़े रेंगने लगते हैं। मेरे जिस्म में इतना दर्द होता है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। इस दर्द से तो बेहतर है कि मैं मर जाऊं। वो ज्यादातर और ज्यादा बेहतर है, क्यों नहीं मुझे मार देते? तुम लोगों को सब पता है क्यों मेरा तमाशा बना रहे हो। या तो मुझे मरने दो या मुझे नशा दो, प्लीज।
पहले तो इस लड़की के बगैर नहीं रह सकता था, अब तो नशे के बगैर नहीं रह सकता। तो कोई एक चीज की डिमांड कर। तो रुमान शाह आंखें दिखाते हुए बोला, मुझे नहीं जीना, मरने दो मुझे। क्यों नहीं, तुम लोग मेरी जान छोड़ देते। अहमद रोते हुए बोला, तुम सिर्फ एक लड़की की खातिर अपनी जान देना चाहते हो, मरना चाहते हो। वो कल की आई हुई लड़की तुम्हारे लिए इतनी खास हो गई है कि तुम्हें ना तो अपनी बूढ़ी माँ नजर आ रही है और ना ही अपनी जिगरी यार। लानत है तेरी जवानी पर। हाँ, नहीं नजर आ रही मुझे मेरी बूढ़ी माँ, और ना मुझे नजर आ रहे हो तुम लोग। तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते? हर जगह साए की तरह मेरे पीछे आ जाते हो। अपनी बकवास बंद करो और चलो मेरे साथ गाड़ी में बैठो। रुमान शाह अहमद को हाथ से पकड़ते हुए गाड़ी में बिठा रहा था। रुमान शाह, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। अहमद गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। देखता हूँ कैसे नहीं चलते तुम मेरे साथ। रुमान शाह नशे में टूटे हुए अहमद को सीट पर बिठाते हुए सीट बेल्ट बांधकर दूसरी तरफ से होता हुआ गाड़ी में आकर बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट करता हुआ हॉस्पिटल की तरफ चल पड़ा। अहमद रुमान शाह का बहुत अच्छा दोस्त था। रुमान शाह और अहमद शाहजेब तीनों बेस्ट फ्रेंड थे। स्कूल लाइफ से लेकर कॉलेज लाइफ तक इन तीनों ने इकट्ठे पढ़ाई की थी। इन दोनों में लाजवाब केमिस्ट्री और दोस्ती थी। तीनों एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया करते थे। यूनिवर्सिटी में इनकी दोस्ती के चर्चे हुआ करते थे। मगर फिर अहमद की जिंदगी में एक लड़की आई जिसको अहमद ने बहुत प्यार किया। अहमद स्कूल से लेकर इसको लेकर बहुत सीरियस था। वो इससे शादी करना चाहता था, मगर इस लड़की ने अहमद को सिर्फ टाइम पास के लिए रखा हुआ था। अरीशा एक बहुत ही अमीर खानदान से ताल्लुक रखती थी, जिसके माँ बाप ज्यादातर मुल्क से बाहर ही पाए जाते थे, और यहाँ पर वो अकेली खूब अय्याशियां करती थी। यूनिवर्सिटी में सिर्फ लड़कों से दोस्तियां निभाने के लिए ही आया करती थी। मगर अहमद इसके इश्क में इस कदर मुब्तला था कि इसकी कोई चीज भी नजर नहीं आती थी। हालांकि शाहजेब खान और रुमान शाह इसे बहुत समझाया करते थे कि ये लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, मगर अहमद के सर पर अलीशा का इश्क सर चढ़कर बोलता था। कई बार इन दोनों में झगड़ा भी हुआ अलीशा को लेकर, मगर अहमद ने इसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। करते करते वो लड़की अहमद को इस मकाम पर छोड़कर चली गई थी कि अहमद को खुद को नशे की हालत में लगाकर अलीशा को भुलाने की कोशिश करता। कितनी बार इसने खुदकुशी करने की कोशिश की, मगर हर बार रुमान शाह मौके पर पहुंचकर इसे बचा लेता था। रुमान शाह अपने यारों के लिए बहुत मुफलिस दोस्त था। जैसे जीने वाला इंसान रुमान शाह था, तो भला ऐसे वक्त में वो अपने बेस्ट फ्रेंड को अकेला कैसे छोड़ सकता था? अहमद यार, तुझे सच में अपनी बूढ़ी माँ नजर नहीं आती, जिसके जीने का वाहिद सहारा तू है? पता है कि वो फोन करते हुए किस तरह से तड़प कर रोते हुए मुझे बता रही थी कि तुमने फिर से खुदकुशी करने की कोशिश की है। रोमान, मैं क्या करूं, मेरे दिमाग से अरिशा जाती ही नहीं। इसको बुलाने की बहुत कोशिश करता हूँ, जितनी कोशिश करता हूँ वो इतनी ही मुझे याद आती है। इसको बुलाने के लिए ही तो मैं नशा करता हूँ, इसको बुलाने के लिए ही मैं मरना चाहता हूँ। अहमद बेबसी के साथ रोते हुए शर्मिंदा अंदाज में आंखें झुकाए हुए बैठा था। रोमान, तुम मेरा यार है ना, तो मुझे अरीशा ला दो। मैं तुझसे वादा करता हूँ कि मैं नशा छोड़ दूंगा। अहमद बहुत उम्मीद भरी नजरों से गाड़ी चलाते हुए रोमान शाह से बोल रहा था। रोमान शाह इन तीनों की टोली में इस टोली की जान था, और वो अपने यारों के लिए कुछ भी कर गुजरने का जज्बा रखता था। ठीक है, तुम वादा करो कि तुम अपना इलाज करवाओगे और भी अच्छे तरीके से दोबारा कभी अपनी जान लेने की कोशिश नहीं करोगे। रोमान शाह ये वादा करता है कि अरीशा को वापस तुम्हारी जिंदगी में जरूर ले आएगा। रोमान शाह, मैं वादा करता हूँ कि मैं अपना इलाज ठीक से करवाऊंगा, बस तुम मुझे अरीशा ला कर दे दो। रोमान शाह वादा करते हुए इसे हॉस्पिटल के अंदर ले आया था, जहां डॉक्टर शाहजेब इनका वेट कर रहा था। डॉक्टर शाहजेब इनकी टोली का तीसरा दोस्त था। तीनों आपस में बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। अहमद को शाहजेब ने हॉस्पिटल में दाखिल करवाया था, जहां पर इसका इलाज शुरू हो चुका था। अहमद के काफी सारे टेस्ट हुए, जिनमें डॉक्टर्स ने बताया कि अहमद के जिस्म पर 70% ड्रग्स का नशा फैल चुका है। ये जहर इसके बॉडी को 70% मुतासिर कर चुकी है। मगर डॉक्टर्स ने ये यकीन दिलाया था कि अगर पेशेंट खुद कोशिश करे और अच्छी इलाज करवाए तो इसकी जान बचाई जा सकती है। रोमान, तुम अहमद को एडमिट करवाने के लिए कैसे मना कर लाए हो? क्योंकि वो इतनी आसानी से तो हॉस्पिटल में दाखिल नहीं हो सकता था। डॉक्टर शाहजेब रोमान शाह से हॉस्पिटल के बाहर खड़ा ये पूछ रहा था। मैंने इसे ये कहकर अपना कहा कि अगर वो अपना इलाज अच्छे से करवा ले तो मैं इसे अरीशा वापस ला कर दूंगा। क्या तुमने अहमद से ये कहा है कि तुम इसे अरीशा वापस ला कर दोगे? इससे तो बेहतर था कि इसे मरने देते, इसको ड्रग के नशे में। डॉक्टर शाहजेब गुस्से से बोला।
शाहजेब यार, इसकी जान बचाने के लिए झूठ बोलना पड़े तो मेरे नजदीक ये गलत नहीं है। मतलब कि तुमने अहमद को झूठ कहा नहीं कर सकते, नहीं तो तुम्हें क्या लगता है मैं इस अलीशा जैसी घटिया लड़की को फिर से हमारे यार की जिंदगी में वापस लाऊंगा? थैंक गॉड, मुझे तो लगा कि सच में तुम इस घटिया अलीशा को अहमद की जिंदगी में वापस लेकर आओगे। डॉक्टर शाहजेब लंबी लंबी सांस लेते हुए शुक्र कर रहा था। माजी, कहाँ जा रही हो? इस तरह सच सवर कर रोमियो महक का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए इसे हवेली के बरामदे में ले आया था। रोमियो और सहर दोनों आपस में कजन थे। रोमियो महक के चचा का बेटा था और महक रोमियो के बड़े ताया की बेटी थी। रोमियो के बाबा के अलावा और भी भाई थे। रोमियो के बाबा ज्यादा चालाक नहीं थे, जिसकी वजह से इसके हिस्से में कुछ खास नहीं आया था। रोमियो के पापा दोनों बड़े भाई जो कि बहुत ज्यादा चालाक और बेईमान थे, इन्होंने बड़ी चालाकी से रोमियो के बाबा की आधी से ज्यादा जायदाद हड़प कर ली थी। रोमियो अभी इस काबिल नहीं था वो अपने बाप के साथ कांधा लगाकर खड़ा हो सकता। अभी मैट्रिक के पेपर्स दे रहा था। रोमियो का बाबा अक्सर बीमार रहने लगा था। रोमियो की माँ अक्सर रोमियो के बाबा से शिकायत करती थी कि तुम्हारे भाइयों ने मेरे बेटे के हिस्से की जायदाद पर कब्जा कर लिया और अब कुछ भी नहीं बोलते। रोमियो के बाबा बहुत सब्र से जवाब दिया करते थे कि बेगम, ये दुनिया का माल दुनिया में ही रह जाना है, आखिरत में सिर्फ अपने अमाल ही लेकर जाने हैं, तो इसलिए दुनिया की फिक्र मत करो। मुझे यकीन है हमारा बेटा इस काबिल जरूर बनेगा, वो अपनी मेहनत के बलबूते पर अपना नाम कमा लेगा, हमारे बेटे की फिक्र ना किया करो। मगर रोमियो की माँ अक्सर इस बात पर नाराज होती थी कि हमारा बेटा नहीं, हमारी एक बेटी भी है। इसको कल को जब हमने इसकी शादी करेंगे तो इससे खाली हाथ रुखसत करेंगे। रोमियो के बाबा इस बात पर भी बड़े तहम्मुल से जवाब दिया करते थे कि बेगम, अगर अल्लाह ताला ने हमें बेटी दी है तो इसके नसीब भी इस जात में जरूर लिखे होंगे। तुम हमारी बेटी के लिए परेशान ना हुआ करो। इसे मेरे जैसा हमसफर खुदा इसे मेरे जैसा हमसफर दे तो इसे कुछ भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बात पर रोमियो की माँ चुप कर जाती थी, क्योंकि यह सच था कि रोमियो के बाबा ने रोमियो की माँ को बहुत प्यार और इज्जत से रखा था। हालांकि रोमियो की माँ एक बहुत गरीब खानदान से ताल्लुक रखती थी। रोमियो की माँ यतीम थी, इसके माँ बाप मरे हुए थे और दादी ने इसको पाला था, जिसकी वजह से रोमियो की माँ कुछ भी जहेज में लेकर नहीं आई थी। मगर एक शादी में रोमियो के बाबा ने जब इसे देखा तो इसे वो बहुत पसंद आ गई थी। इसने आकर अपने बाप से जिद की कि मुझे इस लड़की से शादी करनी है। बस शायद ये शादी ही रोमियो के बाबा के लिए सजा बन गई थी, क्योंकि ना तो रोमियो की माँ इसके दादा की दूसरी बहू थी, बहू की तरह खानदानी थी, ना ही अमीर और ना ही दूसरी बहू की तरह पढ़ी लिखी। रोमियो की माँ बहुत सादा मिजाज और नेक औरत थी, जिसकी वजह से हमेशा वो सबसे अलग थलग ही रही। इसने कभी भी घर वालों से शिकवा शिकायतें लड़ाई झगड़े नहीं किए थे। बस कभी दिल भर जाए तो अपने शौहर के से दिल की भड़ास निकाल लेती थी। इसे कभी भी अपने भी घर की बहू होने का मान नहीं दिया गया था। जिंदगी का सफर यूं ही कटते गया। मगर रोमियो के बाबा ने हमेशा रोमियो की माँ को बहुत मोहब्बत दी और इसे कभी इसका पिछला याद नहीं आने दिया। इसीलिए रोमियो की माँ सच में अपनी बेटी के लिए अपने शौहर जैसा ही हमसफर खुदा से मांगती थी। रोमियो को अपने ताया की बेटी महक बहुत पसंद थी, मगर महक रोमियो को मुंह नहीं लगाती थी। इस वजह से नहीं कि रोमियो खूबसूरत नहीं था। रोमियो खूबसूरती के लिहाज से खानदान का सबसे खूबसूरत लड़का था, मगर रोमियो के पास इसके बाबा की जायदाद नहीं थी और ना ही घर में रोमियो के बाबा की वो हैसियत थी जिसके जिसके दोनों ताया की थी। इसलिए रोमियो को भी हमेशा महक डिग्रेड ही करती थी। मगर रोमियो के बाहर अपने दिल के से रोमियो बाहर अपने दिल से मजबूर होकर शहर के करीब होता था। आज वे महक जब तैयार होकर दूसरी हवेली जा रही थी, दूसरी हवेली में महक के ननियाल वाले रहते थे। महक के मामू भी काफी नक चिढ़े थे, इनको भी काफी मान था अपनी दौलत पर। छोड़ो मेरा हाथ, मुझे हवेली जाना है, महक रोमियो से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली। दूसरी हवेली इतना सच सवर कर जाने की क्या जरूरत? रोमियो का शहर का यूं सजना संवरना बहुत बुरा लगता था। महक बहुत ही ज्यादा फैशनेबल थी। रोमियो, तुम अपने काम से काम रखा करो। मैंने तुम्हें ऐसा कोई हक नहीं दिया कि तुम मुझसे ये सवाल करो, और ना तो तुम मेरे बाप हो और ना ही मेरे भाई, समझे तुम? महक, तुम मुझसे इस अल्फाज में बात मत किया करो। मेरे जज्बात से तुम नावाकिफ नहीं हो, जो इतनी मासूम बनकर मुझे बाप और भाई का दे रही हो। तुम्हारे साथ क्या रिश्ता बनाना चाहता हूँ ये तुम्हें अच्छी तरह से पता है। पता है कि मेरे साथ कौन सा रिश्ता बनाना चाहते हो।
मगर मुझे तुम्हारे साथ ऐसा कोई रिश्ता नहीं बनाना, क्योंकि तुम्हारा स्टेटस मुझसे मैच नहीं करता। तुम्हारी हैसियत ही क्या है मेरी हवेली में? नौकरों की तरह हो तुम। महक ने आंखें घुमाकर नागवारी से रोमियो की तरफ देखते हुए कहा, महक, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और यार मुझे एक बार पढ़ाई मुकम्मल कर लेने दो। मेरा वादा है कि मैं बहुत मेहनत करूंगा। मैं इतना पैसा कमाऊंगा कि मुझे तुम्हारी सब ख्वाहिशें पूरी कर सकूं। प्लीज मुझे थोड़ा सा वक्त दो। रोमियो महक का हाथ पकड़ते हुए खड़ा था। प्लीज रोमियो, ये मजनू जैसी बातें मुझसे मत किया करो। ना तो मैं तुम्हें टाइम दे सकती हूँ और ना मैं तुम्हारा वेट कर सकती हूँ। मेरे पास तुमसे बेहतर ऑप्शंस मौजूद हैं। मैं क्यों तुम्हारा वेट करूं? ऐसी क्या खासियत है तुम में? महक की नजर इसके मामू के बड़े बेटे शाज़म पर थी, जैसे अभी भी बाहर से पढ़कर आया था। शाज़म खुद बहुत ही सुलझी हुई पर्सनैलिटी का मालिक था, और रोमियो का बहुत अच्छा दोस्त भी, जिसको महक में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मगर महक इसको इसके पैसे और इसके स्टेटस में बहुत अच्छा लगता था, और इसलिए वो मेकअप से लथपथ होकर नाइट टाइट कपड़े पहनकर बड़ी हवेली इसीलिए जा रही थी कि वो शाज़म पर डोरे डाल सके। रोमियो, जो महक के लिए बहुत सीरियस था, इसे महक का यूं सच संवर कर टाइट कपड़े पहनकर जाना जहर लगता था। वो महक के बकवास के आगे बेबस होकर चुप कर जाता था। महक, आ जाओ, यहाँ खड़ी क्या कर रही हो बेटा? अपने स्टेटस के लोगों के साथ उठा बैठा करो। महक की माँ दूर खड़ी हुई महक और रोमियो को खड़ा देखकर रोमियो पर तंज मारते हुए महक को बुला रही थी। रोमियो गुस्से से अपनी बड़ी ताई को देखते हुए सीढ़ियां चढ़कर छत पर आ गया, क्योंकि अगर घर के अंदर जाता तो इसकी माँ बहन फौरन ही भांप लेती कि रोमियो को किसी ने कुछ कहा है, तो वो भी परेशान हो जाती और रोमियो की परेशानी की वजह नहीं बनना चाहती थी, क्योंकि रोमियो की माँ की जिंदगी में पहले ही बहुत सारी परेशानियां थी। वो मजीद नहीं बढ़ाना चाहता था। रोमियो छत पर जाकर कितनी देर यूं ही उदास सा होकर आसमान की तरफ देखता रहा। रोमियो के घर वालों का यह रवैया इसे कमजोर नहीं करता था, बल्कि इनके रवैयों की वजह से रोमियो का खुद के पैरों पर खड़े होने का जुनून बढ़ रहा था। वो हर ठोकर के बाद खुद को और मजबूत करके खड़ा हो जाता। हाल खान बाबा, जल्दी गाड़ी चलाओ। मेरी फ्रेंड जिमल मेरा मॉल में इंतजार कर रही है। मीरब गाड़ी में बैठी हुई खान बाबा, जो मीरब के बाबा का बहुत पुराना ड्राइवर था, इस पर चिल्ला रही थी, बीबी जी, ट्रैफिक जाम है। एक तो कराची की ट्रैफिक का यही मसला है, बंदा मरता मर जाए मगर ट्रैफिक हटने का नाम नहीं लेती। खान बाबा, कोशिश करके गाड़ी ट्रैफिक से निकाल ले। मॉल में मेरी फ्रेंड्स मेरा वेट कर रही हैं। जी बीबी जी, मैं कोशिश कर रहा हूँ। इंशाल्लाह हम लोग थोड़ी देर में मॉल पहुंच जाएंगे। खान बाबा ट्रैफिक से गाड़ी को निकालने की कोशिश करते हुए जवाब दे रहा था। जैसे तैसे खान बाबा ने ट्रैफिक से गाड़ी निकालते हुए मीरब को जल्दी से मॉल तक पहुंचाया, क्योंकि मीरब के जज्बातीपन और गुस्से से खान बाबा बहुत अच्छी तरह से वाकिफ था। आखिर बचपन से ही जवानी तक का सफर खान बाबा ने अपनी आंखों में देखा था। अल्लाह तेरा शुक्र है कि हम लोग मॉल पहुंच गए। मीरब गाड़ी से उतरते हुए अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी, और अपने हैंडबैग को लेते हुए भागते हुए अंदाज में मॉल के अंदर दाखिल हुई। बच्चे, तुम मुझे किस काम पर लगा देती हो? भाई प्लीज प्लीज प्लीज, क्या आप मेरा ये छोटा सा काम नहीं कर सकते? मेरा बच्चे, मैं तुम्हारे सब काम कर दिया करूंगा, मगर ये तुम मुझसे नॉवलों वाला काम मत लिया करो। अब मैं जाकर बोलूं कि मुझे कौन सा नॉवल चाहिए? यार, मैं नाम भूल जाता हूँ। अपने अच्छे खासे बिजनेसमैन भाई को किन कामों में डाल देती हूँ मेरा। भाई, बस आपने जाकर इतना ही बोलना है कि मुझे आबे हयात नॉवल बुक चाहिए। कौन सी हयात? रोमान शाह अपनी छोटी बहन का मजाक उड़ाते हुए पूछ रहा था। भाई, क्यों तंग कर रहे हैं आप? हयात पीरे कामिल का सीजन 2 है। मेरा रोमान शाह के से 8 साल छोटी थी। वो इकलौती बहन होने की वजह से रोमान शाह से खूब अपने नखरे उठवाती थी। मिरा को रोमान शाह अपने बाप की डेथ के बाद ही बहुत ही लाड से रखा था, ताकि इसे कभी भी अपने बाबा की कमी महसूस ना हो। मिरा बहुत ही मासूम और शाय सी लड़की थी। ऊपर से रोमान शाह अपनी छोटी बहन के लिए बहुत ज्यादा पोजेसिव रहने की वजह से मिरा का ज्यादा लोगों में उठती बैठती नहीं थी। मिरा बहुत ही कम घर से बाहर जाती थी। ऐसा नहीं था इस पर कोई पाबंदी आयद थी। मिरा खुद भी घर से बाहर बाहर जाना इतना ज्यादा पसंद नहीं करती थी। ऊपर से रोमान शाह का मिजाज भी इस तरह का था कि इसे लड़कियों का फजूल में बाहर बाजारों में घूमना और सच सवर कर बाहर निकलना बिल्कुल पसंद नहीं था। मेरा अपने भाई के साथ बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो अपने भाई के मिजाज से भी अच्छी तरह वाकिफ थी। जो इसे कुछ भी मंगवाना होता वो अपने भाई और अपनी अम्मी को कहकर मंगवा लेती। अल्लाह का शुक्र था कि पैसे की कोई कमी नहीं थी। घर में नौकर चाकर मौजूद थे। रोमान शाह किसी भी चीज की कमी अपनी माँ और बहन को नहीं होने देता था।
मगर बस इसके कुछ रूल और दायरे थे जिनको इसकी माँ और बहन भी क्रॉस नहीं करती थी। मेरा घर से बाहर नहीं जाती थी, इसलिए वो ज्यादातर वक्त नॉवेल्स पढ़ने में ही गुजार देती थी। नॉवलों की बहुत बड़ी दीवानी थी। मेरा का सबसे फेवरेट काम था नॉवल पढ़ना, इसलिए इसने बहुत नॉलेज नॉलेज कर इकट्ठी करके रखी हुई थी। हर नई आने वाली नॉवल बुक को इसने खरीद कर अपने पास रखना होता था। सब नॉवल की बुक्स और अपने नॉवल अपने पास इसलिए संभाल के रखती थी क्योंकि वो नॉवल के किरदार को दूर जाते हुए नहीं देख सकती थी। इसके कहने के मुताबिक जब नॉवल इससे दूर जाते थे, इससे तो लगता था कि नॉवल के करेक्टर भी इससे दूर चले जाएंगे, और अगर इसके पास महफूज होते थे तो इसे लगता था कि सब करेक्टर्स इसके इर्द गिर्द मौजूद हैं। अक्सर मिरहा की अम्मी इस बात पर नाराज होकर कहती थी कि तुमने एक दिल नॉवल पढ़कर मिरहा पागल हो जाना है, बस कर दिया करो, घर में और भी बहुत सारे काम होते हैं, कभी वो भी आकर देख लिया करो। मगर मिरहा अपने भाई की बहुत लाडली थी, तो वो नॉवल पढ़ने के लिए अपने भाई से जिद करके नॉवल मंगवा लेती थी। मगर घर के काम में तो इसका भाई कुछ नहीं कह सकता था, वहां पर तो सिर्फ इसकी अम्मी का हुक्म चलता था। इसकी अम्मी के कहने के मुताबिक लड़कियों को घर के काम आने चाहिए थे, इसलिए अक्सर मिरहा की अम्मी इसे घर के काम सिखाती हुई नजर आती थी। मिरहा बेचारी मजबूरों की तरह अपनी माँ के डर से घर के कामों को सीखने की पूरी कोशिश करती थी। मिरहा की माँ ज्यादातर ड्राइवर के साथ जाकर मिरहा के लिए शॉपिंग खुद करती थी, मगर मिरहा की माँ नॉवल वगैरह लाने से साफ इनकार कर देती थी, ये कहकर कि मुझसे ये उल्टे सीधे काम मत करवाया करो, मैं इस उम्र में तुम्हें नॉवल वगैरह लाकर नहीं दे सकती, इस तरह के शौक अपने भाई से पूरे करवाया करो। इसलिए आज मिरहा ने सुबह से कोई 20 बार फोन करके रोमान को ये याद दिलवाया था कि आते हुए इसके लिए नॉवल बुक जरूर लेकर आए। जब से इसे आबे हयात की का बुक के सूरत में आया था, मिरहा ने रोमान शाह की जान खाई हुई थी कि इसे वो कामिल का सीजन 2 जरूर ला कर दे। आ रही हूँ यार, आ रही हूँ, मैं मॉल के अंदर पहुंच गई हूँ, बस ब्रेक पर अपने पैर रखो। मीरब अपने कान से फोन लगाते हुए मॉल के अंदर भागती हुई दाखिल हुई। आ अंधे हो क्या, दिखाई नहीं देता? मीरब अपने बहुत से मीरब अपनी बहुत से फ्रेंड्स पर फोन पर बात करते हुए सामने देख नहीं सकी थी कि कोई आ रहा है। सीधा आ खड़े हुए रोमान शाह के सीने से टकराई थी। अब फोन हाथ से नीचे गिरने पर गुस्से से फोन को नीचे से उठाते हुए अपने माथे पर हाथ रखे हुए रोमान शाह पर चिल्ला रही थी, मेरे ख्याल से अंधा मैं नहीं तुम हो, आंखें तुम्हें खोलकर चलना चाहिए, मैं तो अपनी जगह पर खड़ा हूँ, चलकर तुम आ रही थी। इस शख्स ने इतने एटीट्यूड्स के साथ अल्फाज अदा किए थे कि मीरब इसकी शक्ल देखे बिना नहीं रह सकती। इसके बोलने का अंदाज इतना मुनफरिद था, खुद तो एटम बम समझने वाली मीरब इसके कानों में वो आवाज भाई थी। मगर जब इसने देख नजर इसकी तरफ उठी तो मीरब कुछ देर के लिए तो स्टिल हो गई। इस शख्स की पर्सनैलिटी की आवाज से कहीं ज्यादा इतनी जाज़िब नजर लग रही थी। किसी को नजर भर के भी ना देखने वाली मीरब मलक स्टिल खड़े हुए इसे देख रही थी। वो फुल ब्लैक कलर के 3 पीस सूट के अंदर व्हाइट शर्ट पहने हुए अपने हाथ में आईफोन पकड़े हुए बड़ी अकड़ के साथ खड़ा था। इसके सिल्की ब्लैक बाल जिनको जेल से सेट कर रखा था, और खिलता हुआ गोरा रंग, इस पर मॉडर्न दाढ़ी, अकड़ी हुई ऊंची नाक, किसी की जान निकाल लेने वाले गुस्से से भरी हुई बड़ी बड़ी आंखें, 6 फुट को टच करती हुई हाइट, कसरती छाती जो खुले हुए 2 बटनों से छलक रही थी, अकड़ू मिजाज जो इसकी पर्सनैलिटी को चार चांद लगा रहा था। हेलो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, रोमान शाह मीरब के आगे हाथ लहराता हुआ बोला। जी तो मैं सुन रही हूँ, मीरब वापस होश में आते हुए बोली। अगर सुन रही थी तो फिर बोलने की जहमत भी कर ले। तुम ये अंधों की तरह भागकर मॉल के अंदर क्यों दाखिल हो रही थी? क्या बाहर जंग का ऐलान कर दिया गया है? रोमान शाह तंज करते हुए कह रहा था। यार कहाँ रह गई थी तुम? मीरब की फ्रेंड्स जोर मीरब की फ्रेंड दूर से मीरब को देखती हुई मीरब की तरफ पास आकर बोली। कहीं नहीं यार, बस गाड़ी ट्रैफिक में फंस गई। मीरब की नजरें अब भी रोमान शाह पर थी, मगर मीरब की फ्रेंड्स को देखकर रोमान शाह वापस अपने फोन पर बात करता हुआ मॉल के अंदर चला गया। हेलो मिस, कहाँ गुम हो? मीरब की फ्रेंड सबा मीरब के हाथ लहराते हुए, क्या बात है मीरब, कौन खुश नसीब है जिसके आगे मीरब की नजरों ने शर्फ बख्शा है? सबा और सारा मीरब की टांग खींच रही थी। हाँ यार, वो चीज ही ऐसी था कि मैं तो देखती ही रह गई। मीरब ने ठंडी सांस भरते हुए इसकी तरफ देखा जहां से अभी रोमान शाह गुजर कर गया था।
मीरब चलो यार, तुझे तो डॉक्टर को चेक करवाना पड़ेगा। सबा मीरब के माथे पर हाथ रखते हुए मसनूई घबराहट और टेंशन दिखा रही थी। बकवास बंद करो, मीरब ने सबा को मुंह बंद करने को कहा था। नहीं यार मीरब, हमें तो सच में तुम्हारी फिक्र हो रही है। ये तो सोच आज किस तरह ये तो सूरज आज किस तरफ से निकला है जो मीरब को कोई अच्छा लड़का लगा है। तुम तो हर लड़के में कीड़े निकालती रहती हो, हमें तो लगा तुम्हारे लिए कोई आसमानी मखलूक आएगी जिसे तुम पसंद करोगी। मगर यार तुमने तो रूह जमीन पर ही किसी लड़के को देखने लायक बोल दिया। देखना तो पड़ेगा, सच में इस बंदे में कोई खास बात तो होगी जो वो बंदा मीरब के दिल पर अपनी छाप छोड़ गया था। सवा तुम अपना मुंह बंद करो और चलो अब हम शॉपिंग करते हैं, जिस काम के लिए हम मॉल आए हैं। मीरब अपने तासुरात इनसे छुपाने की कोशिश कर रही थी, जबकि सच वही था जो सबा और सारा बोल रही थी। मीरब ने अपने दोस्तों के साथ खूब शॉपिंग की और इनको भी करवाई, मगर मीरब के दिमाग में रोमांच ही चल रहा था। मीरब के दिल ने पहली बार किसी के लिए इतने खूबसूरत एहसास महसूस किए, और इसकी पर्सनालिटी तो मीरब के दिमाग से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। मीरब बज़ाहिर तो अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग कर रही थी, मगर ख्यालों में रोमान शाह को ही लिए हुए घूम रही थी। रोमान शाह ने इंटरकॉम पर अपने सेक्रेटरी को अपने ऑफिस रूम में बुलाया। मैं आई कम इन सर? दरवाजे पर खड़े हुए रोमान शाह के सेक्रेटरी दिलावर ने अंदर आने की इजाजत तलब की। यस कम इन दिलावर। और आज मेरी कोई खास मीटिंग तो नहीं है सर? आज आपके मिस्टर मलिक के साथ मीटिंग है। उफ, ये तो मुझे याद ही नहीं था। रोमान शाह आज जल्द अपने घर जाना चाहता था, क्योंकि इसने अपनी माँ से वादा किया था कि आज वो रात को टाइम से घर आएगा और इनके साथ टाइम से डिनर करेगा। रोमान शाह ने छोटी सी उम्र में ही अपना बिजनेस, बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा किया था। इसके दिन रात मेहनत का सबूत था। रोमान शाह ने अपनी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे थे, जिसकी वजह से रोमान शाह चट्टान की तरह मजबूत था। रोमान शाह की इस ऊंचाई का नाम था जिस पर जाने के लिए लोग तरसते थे। इस मेहनत में रोमान शाह अपनी माँ और बहन को ज्यादा टाइम नहीं दे पाता था, जिसकी शिकायत अक्सर इसकी माँ करती थी। आज इसने सोचा था कि वो आज घर जल्दी जाएगा, जैसे कि वो अपनी माँ के साथ वादा भी करके आया था कि आज रात का खाना वो इकट्ठे खाएंगे। मगर वो ये भूल गया था कि आज मिस्टर मलिक के साथ इसकी बहुत अहम मीटिंग थी, जहां पर बहुत सारे मेंबरान इकट्ठे होने वाले थे। मलिक के घर एक छोटी सी गैदरिंग पार्टी थी। वहीं पर बहुत सारे डील साइन होनी थी। रोमान शाह के लिए ये डील काफी इंपॉर्टेंट थी, इसलिए जाना बहुत जरूरी था। अब रोमान शाह सोच रहा था वो अपनी माँ को क्या कहेगा। ठीक है दिलावर, तुम जा सकते हो। रोमान शाह दिलावर को भेजकर अपनी माँ को फोन मिलाने लगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चूंटी, तुमने फोन उठाया है। अम्मी किधर हैं? अम्मी किचन में है। आपने आज जल्दी आने का वादा किया है, तो इसलिए अम्मी ने पूरे घर के मुलाजमों को जद्दोजहद में लगाया हुआ है। इनके इकलौते बेटे की पसंद के सारे खाने बनने चाहिए, और खुद भी हिटलर बनकर इनके सर पर खड़ी हुई है। मिरहा ने पूरे दिन की रिपोर्ट रोमान शाह तक पहुंचाई। मिरहा, एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या? मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो मैं रात को लेट हो जाऊंगा। भाई आपको पता है ना कि अम्मी सुबह से लगी हुई है रात के डिनर की तैयारी करने के लिए, और आप कितने मजे से कह दिया है कि आप घर रात लेट आएंगे। मेरा बच्चे, मुझे पता है, मगर मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ना होती तो मैं छोड़कर आ जाता। भाई मैं तो कुछ नहीं कह सकती, आप अम्मी से बात करें। मेरा प्लीज थोड़ी सी हेल्प कर दो, तुम अम्मी को समझा दो प्लीज। सॉरी भाई, मेरे पास तो और भी बहुत सारे काम करने के लिए हैं। वैसे भी अम्मी को ये बोलने का मतलब है, ये न्यूज़ अम्मी को सुनाने का। अम्मी को अपने गुस्से के बम इसी के ऊपर फोड़ देंगी। मेरा आराम से सारे मसले के बीच से निकलना चाहती थी। मेरा कि बच्चे, जब तुम्हें कोई भी हयात चाहिए हो तो फिर मुझे फोन करके मत बोलना, मैं बिल्कुल नहीं लेकर आऊंगा। भाई आबे हयात, मिरा ने अपने नॉवल बुक का नाम कराते हुए सुनकर चीखी थी। भाई मैं अम्मी से क्या कहूंगी? म- अम, मेरी अम्मी अम्मी मेरे कहने से कौन सा समझने वाली है? आप खुद ही बात कर लें। मेरा रोमान का फोन है। मिरा की माँ किचन से हाथ पहुंचती हुई बाहर आई तो सोफे पर बैठे हुए मिरा को बात करते हुए समझ गई थी कि वो रोमान से बात कर रही है, क्योंकि मिरा इतना चहक चहक कर सिर्फ अपने भाई से ही बात करती थी। मिरा की कोई खास दोस्ती भी नहीं थी, इसलिए फोन पर इसका अंदाज समझते हुए मिरा की माँ ने चलते हुए इसके पास आ गई थी। जी अम्मी, भाई का फोन है, ये ले बात कर ले। मिरा अपनी जान छुड़ाकर फोन अपनी माँ को थमाते हुए अपने रूम में चली गई, क्योंकि जाकर इसे बहुत से जरूरी काम करना था। वो जरूरी काम था नॉवल पढ़ना। मिरा की माँ ने सुबह से मिरा को रूम में जाने नहीं दिया था, क्योंकि आज भी रोमान शाह घर खाने के लिए रात को जल्दी आने वाला था, जो कभी महीनों में एक आधी बार होता था।
आई एम सॉरी अम्मी, मैं रात को लेट आऊंगा। असल में मेरी एक जरूरी मीटिंग थी, मुझे याद नहीं था, वरना मैं आपको बता देता। रोमान शाह शर्मिंदगी वाले अंदाज से बोल रहा था। रोमान बेटा, ये क्या तरीका है? आपको पता है कि मैंने सुबह से आपके लिए कितनी मेहनत की है, आपकी पसंद का खाना बनाया, और आप हैं कि आराम से बोल दिया कि मैं रात को लेट आऊंगा। अम्मी जान, असल में मुझे मीटिंग याद नहीं थी, और मीटिंग बहुत जरूरी है, तो मैं नहीं जाता। रोमान, मुझे नहीं पता, तुम मीटिंग अटेंड करके जब घर आओ, और मिरहा तुम्हारे साथ ही खाना खाएंगे। मैं और मिरहा तुम्हारे साथ ही खाना खाएंगे। ओके मामा, डन हो गया। मैं मीटिंग में कुछ नहीं खाऊंगा, आपके साथ आकर ही घर खाना खाऊंगा। मगर प्लीज आप और मिरहा कुछ हल्का फुल्का सा खा लेना, आपकी तबीयत खराब नहीं होनी चाहिए। अम्मी जान, आपको पता है ना कि आपको बीपी की दवाई लेनी होती है, तो प्लीज आप थोड़ा सा खाना खा लेना और दवाई भी खा लेना। अगर आपके भूखे रहने से शुगर बढ़ी तो फिर आपका और मेरा झगड़ा हो जाना है। रोमान शाह को अपनी माँ की सेहत की बहुत फिक्र थी। वैसे भी इसके अजीज खूनी रिश्तों में सिर्फ एक इसकी बहन और इसकी माँ ही तो थी। इसके लिए वो इन दोनों की जान थी। इन दोनों के जान के साथ कोई भी रिस्क नहीं ले सकता था। अपनी अम्मी जान को प्यार से समझाकर तसल्ली देते हुए रोमान शाह फोन बंद करके मलक हाउस की तरफ निकल आया, जहां पर आज इसकी एक अहम मीटिंग थी। वहां पर काफी सारी डील्स फाइनल होने वाली थी, जिनमें एक डील रोमान शाह की थी। ये डील रोमान शाह के लिए बहुत जरूरी थी। आज की डील साइन करके रोमान शाह का बिजनेस जिस बुलंदी पर आज था, इससे 4 गुना ऊपर जाने वाला था। इसलिए रोमान शाह की मीटिंग को अटेंड करने के लिए खुद भी काफी इंटरेस्टेड था। यार अब तुम लोग फोन बंद कर दो, मुझे नहाना है। मेरा पिछले 4 घंटे से अपनी मीरब पिछले 4 घंटे से अपनी फ्रेंड्स के साथ वीडियो कॉल पर गप्पे मारते हुए अब मीरब को इनको फोन बंद करने का बोल रही थी, क्योंकि अब इसे पता था कि इसकी मामा आएगी और मीरब को खूब डांट लगाएगी, क्योंकि वो काफी बार मीरब को नीचे बुला चुकी थी खाने के लिए। मीरब यार, बाद में नहा लेना, अभी कौन सा तुमने कहीं जाना है। सबा मीरब को अभी और बात करने के लिए उकसा रही थी, क्योंकि इन सब में गपशप की जान मीरब थी। इसलिए फ्रेंड्स हमेशा मीरब को पार्टी की जान कहकर बुलाती थी। नहीं यार, अब तो और देर नहीं कर सकती, वरना मामा बहुत नाराज होंगे। इनको बहुत गंदा लगता है कॉलेज से घर आकर जब मैं यूनिफॉर्म चेंज नहीं करती, और अगर मामा रूम में आ गई तो कसम से बड़ी डांट पड़नी है। मीरब अपनी फ्रेंड से जान छुड़ाती हुई वॉशरूम में जाकर बंद हो गई। मलक जुबैर के घर में आज एक छोटी सी पार्टी थी, जहां पर बहुत सारे बिजनेसमैन जमा होने वाले थे, और यहाँ पर काफी सारी डील्स थी जो इन लोगों ने आपस में साइन करनी थी। यहाँ पर आज बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन आने वाले थे, और इनसे एक बहुत बड़ा नाम था जिसका मलिक जुबैर बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वो नाम था रोमान शाह, जिसने अपनी छोटी सी उम्र में बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा करके बिजनेस की दुनिया में अपना नाम बहुत मजबूत मकाम बनाया था। इसका बिजनेस दुनिया के काम करने का स्टाइल इतना मुनफरिद और यूनिक था। बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन इनसे मिलने की ख्वाहिश रखते थे। मैं ये 30 साल का एक नौजवान देखने में ये 30 साल का एक नौजवान लड़का था, मगर इसके तजुर्बे इसकी उम्र से कहीं ज्यादा था। आज मलिक जुबैर की जो सबसे बड़ी डील थी वो रोमान शाह के साथ होने वाली थी, जिसको साइन करने का मलिक जुबैर बहुत अरसे से इंतजार कर रहे थे। काफी सारे लोग आ चुके थे। मलिक जुबैर की नजरें रोमान शाह का इंतजार कर रही थी। वेलकम माय होम। मलिक जुबैर ने जैसे ही रोमान शाह को गेट से अंदर आते हुए देखा, तो फौरन से इसे वेलकम कहने के लिए आगे बढ़े और हाथ मिलाते हुए पुरजोश अंदाज से इसे रोमान शाह का वेलकम किया और इसे अपने साथ लेकर अंदर आ गए। मलिक जुबैर का गार्डन एरिया बेहद वसी था और खूबसूरत था, इसलिए मलिक जुबैर ने आज की गैदरिंग का अरेंजमेंट गार्डन में एरिया में किया था। पार्टी में और सब लोग आपस में गपशप करने के बाद खाने का दौर शुरू हो गया था। मगर रोमान शाह खाने में इंटरेस्टेड था, क्योंकि इसे घर जाकर अपनी प्यारी माँ का हाथ का बना हुआ खाना खाना था, जो इन्होंने रोमान शाह के लिए बहुत मोहब्बत से तैयार करवाया था। रोमान शाह, आप खाना क्यों नहीं खा रहे? मलिक जुबैर रोमान शाह को खाना खाते हुए ना देखकर बाकी मेहमानों से पूछते हुए आकर रोमान शाह के पास खड़े हुए। मलक साहब, रियली रियली सॉरी, मगर मैं खाना नहीं खा सकता। इसका रीजन है मेरी अम्मी जान ने, क्योंकि मेरी अम्मी जान ने मेरे लिए बहुत ही शानदार डिनर प्लान किया हुआ था, और अगर मैं वो डिनर नहीं करूंगा तो मेरी अम्मी जान के साथ मेरा खुदा भी नाराज हो जाएगा। अपनी माँ को नाराज करने के लिए तो आई होप आप मेरी सिचुएशन समझेंगे। रोमान शाह मलिक जुबैर से माजरत करते हुए बोल रहा था। रोमान शाह, अब आपने दलील ही ऐसी दी है कि मैं लाजवाब हो गया हूँ, क्योंकि मैं किसी भी सूरत आपकी माँ जी को तो नाराज नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी आप कोल्ड ड्रिंक तो लेनी होगी। नो नो नो,
मैं ड्रिंक नहीं करता। मलक ज़ुबैर ने हैरानी के साथ रोमान शाह की तरफ देखा। क्यों मजाक कर रहे हैं रोमान शाह? मलक साहब कसम से मैं शराब नोशी नहीं करता। सच में रोमान शाह आप जैसा ड्रिंक नहीं करता। मुझे हैरानी हुई सुनकर, क्योंकि मैं हैरानी वाली क्या बात है? ये मेरी प्यारी अम्मी जान की दी हुई तरबियत है। इनका कहना है कि शराब हराम होती है और हराम चीज को हाथ नहीं लगाना चाहिए। मुंह लगाना तो दूर की बात है। रोमान शाह हंसते हुए अपनी प्यारी अम्मी जान की तरबियत की तारीफ कर रहा था। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है और आपकी माँ जी ने बहुत अच्छी तरबियत की है आपकी। मलक ज़ुबैर रोमान शाह की माँ की तरबियत को सहराते हुए बोले, चले आपकी अम्मी जान ने तो कोल्ड ड्रिंक पीने की इजाजत तो दी होगी ना? या फिर आप हमारे घर में कुछ खाना पसंद ही नहीं करेंगे? नहीं नहीं मलक साहब, किस तरह की बात कर रहे हैं? शर्मिंदा मत करे, मैं कोल्ड ड्रिंक ले लेता हूँ। मलक ज़ुबैर ने वेटर को इशारा किया तो वो कोल्ड ड्रिंक लेकर आया, मगर बेचारे का पैर टेबल से टकराने की वजह से इसके हाथ में पकड़ी हुई कोल्ड ड्रिंक रोमान शाह के ऊपर गिर गई। वेटर बेचारा डर के मारे बहुत घबरा गया और सॉरी सॉरी बोलने लगा। मलक ज़ुबैर ने भी थोड़ा गुस्से से कहा, जरा देखकर चला करे, आपने हमारे मेहमान के सारे कपड़े खराब कर दिए। मगर रोमान शाह ने कहा, कोई बात नहीं, हो जाता है, इनसे जानबूझकर तो नहीं किया, इट इज ओके। रोमान शाह आप एक काम करें, मेरे रूम में जाकर आप चेंज कर ले। नहीं कोई बात नहीं, मैं घर जाकर चेंज कर लूंगा। रोमान शाह मलक के घर के अंदर जाकर चेंज करने में इंटरेस्टेड नहीं था। नहीं रोमान शाह, किस तरह की बात कर रहे हैं आप? इस तरह से क्यों घर जाएंगे? हमें मजीद शर्मिंदा मत करें। एक तो आपने हमारे घर का खाना नहीं खाया, ऊपर से आप खराब कपड़े लेकर जा रहे हैं। इतना खराब इंप्रेशन मत मत घर लेकर जाएं हमारा। मलिक ज़ुबैर शर्मिंदा होते हुए बोले, ओके मुझे चेंज तो नहीं करने, मगर मैं जाकर इसको साफ कर लेता हूँ। रोमान शाह मलिक ज़ुबैर के बहुत कहने पर मलिक ज़ुबैर के रूम की तरफ चल दिया। मलिक ज़ुबैर ने बहुत कहा कि वो साथ चलता है, मगर इसने कहा कि मैं चला जाऊंगा, आप मेहमानों में रहें। मलिक ज़ुबैर के कहने के मुताबिक ऊपर सीढ़ियां चढ़कर राइट साइड वाले रूम में जाना था और रूम मलिक ज़ुबैर का था। ऊपर राइट साइड पर दो कमरे थे। अब जुबैर ने कौन सा कमरा बताया था रोमान शाह भूल गया था। रोमान शाह सीढ़ियां चढ़ता हुए राइट साइड वाले रूम का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। रूम का दरवाजा बंद कर दिया और रूम के अंदर दाखिल होकर रोमान शाह ने नजरें उठाकर पूरे रूम को गौर से देखते हुए जायजा लिया। रोमान शाह रूम को बड़ी हैरानी के साथ देख रहा था। इतना बड़ा बिजनेसमैन होकर ये किस तरह का रूम सेट किया है? मलक ने रोमान शाह हैरानी के साथ अपने मुंह में बड़बड़ा रहा था। पूरे रूम में पिंक कलर का डिजाइनिंग हुई थी। रूम में एक दीवार पर पेंटिंग से डिजाइनिंग करके फ्लावर्स और रोज और कुछ तितलियां बनी हुई थी। बेड के ऊपर टेडी बियर जोड़कर रखे हुए थे और कुछ भी इस तरह की बार्बी डॉल्स वगैरह टेबल पर सजा कर रखी हुई थी। रोमान शाह बहुत हैरानी के साथ खड़ा हुआ कमरे को देख रहा था और साथ में अपना कोट उतारकर बेड पर रखते हुए अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। रोमान शाह बहुत हैरान हो रहा था मलिक ज़ुबैर की चॉइस पर। अचानक से शर्ट उतारते हुए रोमान शाह के दिमाग में आया कि ये कहीं वो गलत रूम में तो नहीं आ गया, क्योंकि राइट साइड पर दो कमरे बने हुए थे। ये सोचते हुए जल्दी जल्दी अपनी शर्ट के बटन बंद करने लगा और कोट उतारकर रूम से बाहर जाने के लिए वो पीछे मुड़ा। आउच! वो नीरव के साथ टकराया। नीरव की चीख थी, जो रोमान शाह के साथ टकराने पर इसके मुंह से बेसाख्ता निकली थी। अब नीरव रोमान शाह के साथ टकराने की वजह से अपना बैलेंस आउट करके लड़खड़ाते हुए गिरने लगी थी कि रोमान शाह ने जल्दी से इसकी कमर में हाथ डालते हुए इसे अपने हाथ की सपोर्ट दी। नीरव ने इस वक्त पिंक कलर का बाथरोब पहना हुआ था। वो पिंक कलर नीरव का फेवरेट कलर था, इसलिए नीरव का बस नहीं चलता था कि वो पूरा घर ही पिंक करवा दे। नीरव के पूरे कमरे की डेकोरेशन पिंक कलर की थी। अगर मीरब की कबर्ड खोलकर देखी जाए तो कबर्ड में सबसे ज्यादा पिंक टोन के ड्रेसेस ही पाए जाते थे। मीरब नहाकर बाहर निकली थी, इसलिए इसके गीले बाल इसकी कमर पर झूल रहे थे और नहाकर निखरा निखरा चेहरा और भी खूबसूरत लग रहा था और पिंक गुलाब की पत्तियों की तरह खिल रहे थे। गहरी काली आंखें क्रिस्टल की तरह चमक गाड़ रही थी। इस वक्त कोई भी मीरब को इस हुलिये में देखता तो अपना दिल हार जाता, मगर वो कोई और नहीं रोमान शाह था, जिसको रत्ती बराबर भी फर्क नहीं पड़ा और इसने मीरब को सपोर्ट देकर खड़ा करते हुए एक सेकंड भी नहीं लगाया था रूम से बाहर जाने में। ये सब कुछ इतना आनन फानन हुआ कि मीरब तो कुछ समझ नहीं सकी, ये सच था या ख्वाब। मीरब ने मीरब ने घुटनों तक बाथरोब पहन रखा था, इसलिए वह रूम से बाहर तो नहीं जा सकती थी, मगर इसका दिमाग बार बार क्लिक करके बता रहा था कि ये वही शख्स है जिसको इसने मॉल में देखा था और जिसको वो अभी तक अपने दिमाग से नहीं निकाल सकी थी।
मगर फिर से अपने ख्याल को झटकते हुए बोली कि वो यहाँ पर कैसे आ सकता है। मीरा तो पागल हो गई है इस बंदे के इश्क में। वो खुद से बड़बड़ाते हुए अपने ख्यालात से जूझते हुए अपने कबर्ड से कपड़े निकाल कर पहनने लगी। अम्मी कसम से मजा आ गया आज आपके हाथों का खाना खा के। रोमांचा अपनी माँ के हाथ चूमते हुए बोल रहा था। अम्मी अब तो एक मजेदार कॉफी का मग हो जाए, वो भी इस चूंटी के हाथ का। रोमांचा अपनी बहन मिरा की तरफ इशारा करते हुए बोल रहा था। भाई क्या है आपको, तो आपने मेरा नाम चूंटी ही रख दिया है। मिरा अपना मुंह मरोड़ते हुए बोली। मिरा कसम से मेरा बच्चा आप चूंटी ही लगती हो। अपनी जान देखें आपने जिस हिसाब से आपको आप और भी श्लिंग होती जा रही हो। मुझे लगता है मेरा बच्चा एक दिन आपको देखने के लिए हमें दूरबीन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। रोमांचा हमेशा की तरह मिरा को तंग करने के लिए बोल रहा था। मिरा रोमांचा से 8 साल छोटी थी, तो इसलिए वो अपने बड़े भाई को बहुत नखरे दिखाती थी और रोमांचा अपनी बहन को तंग करने के लिए अक्सर इसे चूंटी कहकर बुलाता था, तो मिरा चिढ़ जाती थी। वो इसके चिढ़ने पर रोमांचा कहका लगाकर हंसता था। रोमांचा ने अपनी छोटी सी उम्र में बहुत कुछ फेस किया था, मगर अब वो अपनी माँ और अपनी बहन को एक अच्छी और पुरसुकून जिंदगी देना चाहता था, जिसमें वो अब कामयाब हो चुका था। घर में सिर्फ 2-3 अफराद थे, मगर घर में हर वक्त खुशगवार माहौल ही रहता था। रोमांचा ऑफिस जाने के लिए हस्बे मामूल तैयार हो रहा था जब इसे इसके सेक्रेटरी का फोन आया था कि मलक जुबैर पर किसी नामालूम अफराद ने फायरिंग की है, जिससे वो बहुत ज्यादा जख्मी हालात में हॉस्पिटल है। रोमांचा ने अफसोस करते हुए फोन बंद करके घर से तैयार होकर सीधा हॉस्पिटल जाने का इरादे से गाड़ी को हॉस्पिटल रोड पर डालकर गहरी सोच में पड़ा हुआ कुछ सोच रहा था। मीरब मेरा बच्चा, अगर कुछ बोलोगी तो पता चलेगा ना, तुम क्यों रो रही हो? मीरा फोन को कान से लगाए हुए रोई जा रही थी। भाई पापा को गोली लगी है और हम लोग पापा के साथ हॉस्पिटल में हैं। वो रोते हुए बमुश्किल सिर्फ इतना ही कह पाई थी, या अल्लाह रहम फरमा। मीरा की बात सुनते ही शामिर के मुंह से बेसाख्ता अल्लाह ताला से रहम के लिए दुआ निकली। मीरब मेरा बच्चा रो नहीं, मैं आ रहा हूँ। भाई पापा की कंडीशन ठीक नहीं है, अल्लाह ताला सब बेहतर करेगा मेरा बच्चा। बस अल्लाह से दुआ करो और मामा का ख्याल रखो, मैं आपके पास पहुंच रहा हूँ। शामिर भागते हुए थाने से बाहर निकला और आकर अपनी जीप स्टार्ट करते हुए इसमें बैठ गया। मामा प्लीज चुप कर जाए ना, पापा को कुछ नहीं होगा। मीरब रोते हुए अपनी माँ के गले लगकर इसे दिलासे दे रही थी। रिफत बीबी मलक जुबैर की हालत को देखकर बहुत ही दिल बर्दाश्ता होकर कुर्सी पर बैठते हुए अपने मुंह पर हाथ रखे हुए जा रही थी। मीरब दुआ करो तुम्हारे पापा को कुछ नहीं हो, वरना मैं भी मर जाऊंगी। मीरब की माँ मलक जुबैर से बहुत प्यार करती थी। वो दोनों आपस में कजन थे और इन दोनों की लव मैरिज हुई थी। शामिर के बाद मलक जुबैर की कोई औलाद नहीं शामिर के बाद मलक जुबैर कोई औलाद नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि शामिर के वक्त रिफत बेगम सीढ़ियों से गिर गई थी, जिसकी वजह से इसके केस में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ गए थे। तो इसको मद्देनजर रखते हुए मलक ज़ुबैर आगे औलाद नहीं चाहते थे, क्योंकि वो अपनी बेगम से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। वो इसलिए किसी भी तरह का रिस्क इसकी जान के साथ नहीं लेना चाहते थे। मगर जब शामिर 12 साल का हुआ तो वो खुद को बहुत अकेला महसूस करता था। अक्सर अपनी माँ से जिद करता था कि इसे एक बहन चाहिए। शामिर की माँ अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, जिसकी वजह से वो अपने बेटे की ख्वाहिश को लेकर अक्सर मलक ज़ुबैर के साथ बहस करती हुई नजर आती थी। आखिरकार मलक ज़ुबैर ने डॉक्टर की राय लेकर सेकंड बेबी प्लान किया, तो इस तरह इनकी एक और औलाद हुई और इस दुनिया में आई जिसका नाम इन्होंने मीरब रखा। मीरब शामिर से 12 साल छोटी थी। रिफत बेगम अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी और मलक ज़ुबैर की आंखों का तारा मीरब थी। शामिर खुद भी अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। इस तरह इनकी फैमिली कंप्लीट हो गई और घर में हर तरफ खुशियां और पुरसुकून की फिजा कायम हुई थी। मगर आज इतने सालों के बाद इनके घर में गम ने फेरा लगाया था, इसलिए रिफत बेगम बड़ी दिल बर्दाश्ता होकर खुद को संभाल नहीं पा रही थी और मीरब मुसलसल अपनी माँ के गले में बाहें डाले हुए खुद भी रो रही थी, मगर अपनी माँ को दिलासा भी दे रही थी। अस्सलाम वालेकुम मिसेस मलिक, प्लीज आप खुद को संभालें, इंशाल्लाह मलक साहब बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। रुमान शाह जो हॉस्पिटल में मलक की अयादत करने के लिए आया था, वो ऑपरेशन थिएटर के बाहर कुर्सी पर बैठी हुई मलक ज़ुबैर की बेगम को रोते हुए देखकर पास आया। जानी पहचानी आवाज सुनकर मीरब, जो अपनी माँ के कंधे से सर लगाए हुए आंखें बंद करके रो रही थी, इसने आंखें खोलकर सामने खड़े हुए रुमान शाह की तरफ देखा। वो चॉकलेट ब्राउन कलर के थ्री पीस सूट में है, लाइट सी मस्टर्ड कलर की शर्ट पहने हुए खड़ा था।
आंखों में धूप से बचने वाले गॉगल लगाए हुए थे और हाथ में एप्पल की वॉच, और इसके हाथ पर खूबसूरत लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि पहनने वाले ने एप्पल की इस टच घड़ी को चार चांद लगा दिए हों। चेहरे पर वही अकड़ और एटीट्यूड बरकरार था, मगर अंदाज काफी सॉफ्ट था। रिफत बेगम के पास से बात करते हुए रिफत बेगम ने सिर्फ हाँ में सर को हिलाया था। वो इस वक्त इस कंडीशन में नहीं थी कि कोई जवाब दे पाती। मेरे लायक कुछ भी काम हो तो जरूर बताइएगा। रोमान शाह ने रिफत बेगम से कहा था कि अगर किसी भी तरह की हेल्प चाहिए हो तो वो जरूर बताएं। रिफत बेगम ने इस बार भी सिर्फ हाँ में सर को हिलाया था। रिफत बेगम से बात करते हुए मीरब को बिल्कुल नजरअंदाज किए हुए खड़ा था, जैसे कि मीरब इसे बिल्कुल भी मंजर आम पर नजर नहीं आ रही थी। रोमान शाह रिफत बेगम को दिलासे देते हुए डॉक्टर्स की तरफ चला गया। मलक की कंडीशन का पूछने लगा। शाहमीर ने पता नहीं कैसे ये सफर तय किया था। इसका एक एक लम्हा बहुत अजियत में कट रहा था, ये सोच करके पता नहीं इसके पापा किस हालत में होंगे। शाहमीर अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता था। शाहमीर को अच्छी तरह से पता था कि इसके पापा पर यह हमला इसकी वजह से हुआ है। यह हमला सिर्फ इसे डराने के लिए ही किया गया था। एरिया में गाड़ी को खड़ा करके वो भागता हुआ हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हुआ और रिसेप्शन से पूछता हुआ ऑपरेशन थिएटर की तरफ बढ़ा। भागते हुए वो किसी फिल्म का हीरो लग रहा था, क्योंकि इसकी पर्सनैलिटी बहुत दबंग थी। ऊपर से फुल यूनिफॉर्म पहने हुए वो और भी डैशिंग लग रहा था। देखिए मिस्टर मलिक, आपके शोहर की कंडीशन काफी सीरियस है। हम इस तरह से इनका इलाज शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक पुलिस केस है। आपको पहले पुलिस की कार्रवाई पूरी करनी होगी, इसके बाद ही हम इनका ऑपरेशन हो सकेगा। डॉक्टर साहब रिफत बेगम से ये बोल रहा था। इसी वक्त शामिर इनके पास पहुंचा। जैसे था मीरब ने जैसे अपने भाई को देखा, वो भागते हुए अपने भाई के गले लगकर रो दी, और रिफत बेगम भी अपने बेटे के गले लगकर रो रही थी। मामा परेशान ना हो, इंशाल्लाह पापा ठीक हो जाएंगे। इस तरह तो आप अपनी तबीयत खराब हो जाएगी। आप अल्लाह ताला से दुआ करें। शामिर अपनी माँ को अपने सीने से लगाए हुए दिलासा दे रहा था। मेरा बेटा, आप भी चुप कर जाओ और मामा को तसल्ली दो। मैं आ गया हूँ, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। परेशान नहीं हो, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह जरूर पापा को ठीक कर देंगे। बेटा ये लो, तुम्हारे पापा का ऑपरेशन नहीं कर रहे। इनका कहना है ये पुलिस केस है, हमें पुलिस की कार्रवाई पूरी करनी पड़ेगी, इसके बाद ऑपरेशन होगा। आप परेशान ना हो, मैं आ गया हूँ, मैं सब कुछ देख लूंगा। हाय डॉक्टर, आई एम सॉरी। एसीपी मेरे शामीर मलिक डॉक्टर के हाथ मिलाते हुए अपना तारुफ करवा रहा था। आप मुझे बताएं क्या कार्रवाई पूरी करनी होगी। सर आप यहाँ पर आ गए हैं, समझ ले कार्रवाई पूरी हो गई है। डॉक्टर ने जैसे ही शामिर का नाम सुना तो वो सारी कार्रवाई भूल गया था, क्योंकि एसीपी शामिर की बहादुरी के चर्चे तो पूरे शहर में थे। बच्चे बच्चे के मुंह पर एसीपी शामिर मलिक का नाम था। जब वो थाना DHA में ट्रांसफर होकर आया था, इसके मुजरिमों की नाक में दम कर रखा था। इसकी बहादुरी के चर्चे इस कदर थे कि बच्चे स्कूल के फंक्शन में भी एसीपी शामिर मलिक ही बनना चाहते थे। अक्सर स्कूल में बच्चे ऐसे फिर शामिर मलिक का रोल प्ले करते हुए नजर आते थे, इसलिए बेचारे डॉक्टर को तो सारी कार्रवाई भूल ही गई थी। तो ठीक है, अगर कोई कार्रवाई की जरूरत नहीं है तो फिर फौरन से पहले ऑपरेशन शुरू कर दी। एसीपी के रोकदार आवाज हॉस्पिटल में गूंजी। जी सर, सारा इंतजाम हो चुका है, बस आप यहाँ साइन कर दें, इसके बाद हम ऑपरेशन शुरू कर देंगे। डॉक्टर अब छलावा बना हुआ एसीपी के आगे पीछे घूम रहा था। ऑपरेशन शुरू हो चुका था और शामिर अपनी बहन और माँ के पास बैठा हुआ इन्हें तसल्ली दे रहा था और अपने रब से बहुत सारी दुआएं कर रहा था। अल्लाह ताला इसके पापा को तंदुरुस्ती और सेहत वाली जिंदगी अता करे, और साथ में मुजरिमों को फांसी के तख्ते तक पहुंचाने का प्लान बना रहा था, जिनकी वजह से आज इसकी माँ और बहन खून के आंसू रो रही थी और इसका बाप जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। एसीपी को बहुत दिनों से धमकियां मिल रही थी, मगर एसीपी शामिर धमकियों से डरने वाली चीज नहीं था, इसलिए इन्होंने टारगेट इसके पापा को बनाया था। एसीपी शामिर को डरा सके। इस वक्त एक बहुत बड़ा केस हैंडल कर रहा था। एक बहुत ही बड़े जमींदार का बेटा था, जिसने गांव की एक मासूम सी लड़की, जो कि एक गरीब घर से ताल्लुक रखती थी, इसका रेप किया था और अब अपने दबदबे और पैसे से इसे केस को बंद करवाकर अपने बेटे को रिहाई दिलाना चाहता था। मगर जब ये ना हो सका तो फिर एसीपी को रिश्वत देने की कोशिश की गई, मगर वो एसीपी शामीन मलिक था, जो बहुत बाज़मीर था। वो बिकाऊ चीज नहीं था। फिर नौबत धमकियों पर आ गई थी, और फिर जब वो धमकियों से भी नहीं डरा तो
अब तीसरा हर बार ये आजमाया गया था। इसके बाप पर अटैक करवा दिया गया था, मगर वो ये भूल गए थे कि एसीपी शामिर डरने वाली चीज नहीं है, बल्कि इसके बाप पर अटैक करवा के इन्होंने अपनी मौत को दावत दी। तकरीबन 1 घंटे के बाद डॉक्टर्स ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए और उन्होंने ये न्यूज दी कि ऑपरेशन कामयाब रहा और मलिक ज़ुबैर अब खतरे से बाहर है और इनको वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। शामिर, रिफत बेगम और मीरब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। रिफत बेगम जल्दी से उठी और वजू करके शुक्राने के नफल अदा करने लगी और मीरब वहीं पर अपने भाई के कंधे से सर लगाए हुए पुरसुकून होकर आंखें बंद किए हुए बैठी थी। और शामिर अल्लाह का शुक्र अदा करने के बाद अब मुजरिमों को मौत के तख्ते तक ले जाने का मंसूबा बना रहा था। माजी, रोमियो बेटा, तू कहाँ है? तेरे बाबा की तबीयत बहुत खराब है, जल्दी से घर आ ताकि हम इसको हॉस्पिटल लेकर जा सके। रोमियो की माँ रोमियो को फोन करके इसके बाबा को हॉस्पिटल ले जाने का बोल रही थी। अम्मी, मैं बस थोड़ी देर में घर पहुंच जाऊंगा। मुझे ताया जान ने मुझे मुझे ताया जान ने कुछ घर का सामान लेने के लिए मार्केट भेजा है। रोमियो बेटा, जल्दी आ, तेरे बाबा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और तुझे पता है कि तेरे सिवा मैं किसी को बोलूं, सब लोग मुझे अपने कामों में बहुत मसरूफ हैं। इनके पास हमारे लिए टाइम नहीं है। रोमियो की माँ रोते हुए अपने बेटे को जल्दी घर आने का कह रही थी। फोन बंद करके रोमियो की माँ भागती हुई अपने बड़ी जेठानी के पास गई, जो महक की माँ थी। भाभी जान, रोमियो के बाबा की तबीयत बहुत खराब है, प्लीज आप भाई साहब से बोलें कि वो रोमियो के बाबा को हॉस्पिटल ले जाए। ले जाओ। रोमियो की मेरी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ बदतमीजी से बात करने की? आसिम ने रोमियो को कॉलर से पकड़ते हुए कहा। मैंने ताई जान से कोई बदतमीजी नहीं की है, जो हकीकत है वही बोली है। अगर ताई जान को वो बदतमीजी लगी है तो वो ताई जान की मर्जी है। रोमियो, मैं तुम्हारी औकात ही क्या है जो तुम मेरी माँ से जुबान दराजी कर रहे हो? महक चीखती हुई रोमियो के पास आई। रोमियो की आंखों में आंखें डालकर बोली। रोमियो आसिम के कॉलर पकड़कर लड़ने से कहीं ज्यादा दुख महक इसकी आवाज से हुआ। महक को अच्छी तरह से पता था कि रोमियो ने कभी भी इसके माँ बाप से बदतमीजी नहीं की और महक की वजह से वो ताई जान के बहुत सारे जुल्म चुपचाप बर्दाश्त कर लेता था। मगर आज महक ने यह बोलकर रोमियो के दिल में एक नश्तर चुबो दिया था कि रोमियो हैरत से महक की तरफ देख रहा था। रोमियो, दफा हो जाओ मेरे घर से और दोबारा मेरे घर में कदम मत रखना। अगर तुम मेरी बीवी की इज्जत नहीं कर सकते तो तुम मेरे भी कुछ नहीं लगते हो। दफा हो जाओ यहाँ से अपनी माँ को लेकर। रोमियो का ताया रोमियो के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद करते हुए बोला था और महक इतनी नागवारी के साथ रोमियो की तरफ देख रही थी कि जैसे कह रही हो कि तुम इसी लायक हो। आज इसके ताया के इस थप्पड़ और महक के अल्फाजों ने रोमियो के दिल के कई टुकड़े कर दिए थे। रोमियो अपनी आंखों से आंसू साफ करते हुए अपनी माँ का हाथ पकड़कर इनके घर से निकल गया था, ये अहद करके कि आज के बाद चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने ताया के घर में कदम नहीं रखेगा। और आज वो महक को हमेशा हमेशा के लिए अपने दिल से निकाल कर जा रहा था। रोमियो अपने बाबा को अपनी माँ और बहन के साथ हॉस्पिटल लेकर पहुंचा तो तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने कहा कि इनको दिल का बहुत सीरियस अटैक हुआ है और इस वक्त पर ना लाने की वजह से इनकी मौत हो गई है। रोमियो को ऐसे लग रहा था जैसे इसके सर से आसमान खींच लिया गया हो। आज रोमियो खुद को बेसहारा महसूस कर रहा था। वो इस कदर टूट गया था कि इसका दिल कर रहा था कि वो चीख चीख कर रोए, मगर अपनी माँ और बहन को रोते हुए देखकर रोमियो ने अपने दिल को पत्थर का बना लिया। इसने अपनी आंख से एक आंसू भी जमीन पर गिरने नहीं दिया। रोमियो ने इस दिन दिल में ठान लिया था कि वो अपनी माँ का और बहन का सहारा बनेगा और आज के बाद वो कमजोर नहीं पड़ेगा। इस दिन के बाद रोमियो ने इतनी मेहनत की कि दिन रात एक कर दिया और रोमियो ने खुद पर सुकून के दरवाजे बंद कर लिए। जिंदा दिल रोमियो जब महक के साथ खुशियों भरी जिंदगी गुजारना चाहता था, मगर इस पर जिम्मेदारियों का इस कदर बोझ बढ़ गया कि रोमियो सिर्फ एक काम करने वाली मशीन बनकर रह गया। इसने अपने दिल के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद कर लिए थे। इससे नफरत हो गई थी, इस प्यार मोहब्बत की कहानियों से। हाल अहमर कैसा है? पहले से बेहतर है। रोमान शाह हॉस्पिटल में आया अहमर को देखने के लिए। रोमान शाह तकरीबन रोज शाम अहमर के पास हॉस्पिटल में चक्कर लगाता था। इस वक्त वो बाहर खड़ा होकर डॉक्टर शाहजेब, जो कि रोमान शाह और अहमर का बेस्ट फ्रेंड भी था, इससे अहमर का हाल चाल पूछ रहा था। क्या सूरत हाल है? अहमर खुद से ठीक होने की कोशिश कर रहा है। रोमान शाह डॉक्टर शाहजेब से पूछ रहा था। हाँ, तुमने जो इसको लालच दिया है, अब अहमर साहब इसको लॉलीपॉप को पकड़े हुए खुद को ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहा है। डॉक्टर शाहजेब हंसते हुए अहमर के हाथ पर ताली बजाकर बोला।
यानी कि मेरी टेक्निक काम कर गई। रोमान शाह खुद को शाबाशी दे रहा था। बच्चों ये पता तो जब चलेगा जब अहमद ठीक हो जाएगा और फिर वो अरीशा की वापसी का मुतालबा करेगा, और तुम तब इससे ये कहोगे कि तुमने ये तो सिर्फ एक झूठ का लालच दिया था। तब की तब देखी जाएगी, फिलहाल तो इस कमीने का ठीक होना जरूरी है। यार क्या करें, हम तीनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। रोमान शाह एक लंबी सांस लेते हुए बोला, चल आजा मेरे ऑफिस, तुझे कॉफी पिलाता हूँ। डॉक्टर शाहजेब रोमान शाह से बोल रहा था, मगर मुझे तो पहले अहमद से मिलना है। इससे तो नहीं मिल सकता क्योंकि इस वक्त वो नवाबजादा आराम फरमा रहा है, क्योंकि इसे नींद की दवाई दी हुई है। हाँ देख जरूर सकता है, आजा तुझे दिखाता हूँ। रोमान शाह और डॉक्टर शाहजेब अहमद के रूम की तरफ चल पड़े। रोमान शाह ने बड़ी दुख भरी नजरों से बेड पर जर्द सी रंगत लिए पड़े हुए अहमद को देखा। क्या हाल बना लिया है इसने अपना। रोमान शाह अहमद को देखकर बहुत अफसोस से बोल रहा था, चल जा तू और ज्यादा परेशान ना हो, इंशाल्लाह ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसकी रिपोर्ट्स पहले से बेहतर हैं। डॉक्टर शाहजेब रोमान शाह के कंधे को थपथपाते हुए इसे तसल्ली देकर अपने ऑफिस लेकर आ गया था। मिर्हा, मैं इस वक्त हॉस्पिटल में हूँ, इसलिए बाद में बात करूंगा। भाई प्लीज मेरी बात सुन ले, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। मिर्हा, आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही। मैंने कहा इस वक्त हॉस्पिटल में हूँ एक दोस्त के साथ। मेरी प्यारी बहन, जल्दी से फोन को बंद कर दो, मैं आपको थोड़ी देर बाद बात करता हूँ। रुमान शाह डॉक्टर शाहजेब के पास से उठकर थोड़ा दूर विंडो के पास खड़े होकर मिर्हा से फोन पे बात कर रहा था। मिर्हा कब से रोमान शाह को फोन कर रही थी, अब वो उसका फोन अटेंड करके इसे समझाने की कोशिश कर रहा था। और दूर बैठा हुआ डॉक्टर शाहजेब अपनी ऑफिस चेयर पर ब्लैक शर्ट और ब्लू जीन्स के ऊपर व्हाइट कलर का डॉक्टर वाला कोट पहने हुए, गले में स्टेथोस्कोप डालकर अपनी सीट पर बैठे हुए अपने होंठों में बॉल पेन को दबाए हुए मुस्कुरा रहा था। डॉक्टर शाहजेब मिर्हा को बहुत पसंद करता था। डॉक्टर शाहजेब ने पहली बार मिर्हा को हॉस्पिटल में देखा था जब रोमान शाह की अम्मी का बीपी शूट कर गया था। इस वक्त रोमान शाह और मिर्हा अपनी मां को लेकर हॉस्पिटल आए थे, जहां पर डॉक्टर शाहजेब भी रोमान शाह की मां की इयादत के लिए पहुंचा। डॉक्टर शाहजेब को मिन्हा पहली नजर में ही बहुत अच्छी लगी थी। वो बहुत मासूम नाजुक सी लड़की थी और अपने भाई की बहुत चाहती थी। जब कभी भी रोमान शाह की माँ बीमार होती या इनका चेकअप करना होता तो अक्सर मिन्हा हॉस्पिटल में भी इनके साथ हुआ करती थी, और घर पे जाता तब भी मिन्हा अपनी माँ के साथ ही होती थी। इसलिए अक्सर डॉक्टर शाहजेब मिन्हा पर नजर पड़ती रहती थी। मिन्हा कभी खुद खुद से डॉक्टर शाहजेब से बात नहीं करती थी, और डॉक्टर शाहजेब भी मिन्हा को बुलाते हुए हिचक हिचकिचाता था, क्योंकि रोमान शाह एक अलग मिजाज का बंदा था, जिसे यूं अपने घर की औरतों से खुलेआम अपने दोस्तों से मिलवाना या खुद दोस्तों से घर की औरतों से मिलना ज्यादा पसंद नहीं था। डॉक्टर शाहजेब अपने यार की आदत से बखूबी वाकिफ था, इसलिए वो खुद भी अपनी हदूद के दायरे क्रॉस नहीं करता। मगर मिर्हा के लिए दिल अपने दिल पे पलती हुई मोहब्बत को डॉक्टर शाहजेब नहीं रोक सका था। आहिस्ता आहिस्ता वो मोहब्बत अपनी जड़ें मजबूत करती जा रही थी। इस वक्त भी वो मिर्हा के आने वाली पर ही मुस्कुरा रहा था। डॉक्टर शाहजेब जानता था कि रोमान शाह अपनी बहन से बहुत प्यार करता है, इसलिए इसकी बहन अक्सर इससे छोटी छोटी फरमाइशें करती रहती थी, जिनको पूरा करना रोमान शाह अपना फर्ज से अव्वल समझता था। मगर इस वक्त शाहजेब का लिहाज करते हुए मिर्हा को फोन बंद करने का बोल रहा था, मगर पिछले 15 मिनट से इसे समझा रहा था कि फोन बंद कर दे, मगर अब भी इसका फोन चल रहा था। आखिर में बेचारा रोमान शाह अपनी बहन के आगे हार मानते हुए इसे कह रहा था कि ठीक है मेरी माँ, मुझे लिस्ट सेंड कर दो, मैं ले आऊंगा जो भी बोलोगी, मगर अभी फोन बंद कर दो, मेरा एक फ्रेंड मेरा वेट कर रहा है। डॉक्टर शाहजेब मिर्हा के लिए काफी सीरियस था। वो भी बहुत जल्द अपने माँ बाप के हाथों मिर्हा के घर रिश्ता भेजने वाला था। डॉक्टर शाहजेब इसलिए भी टेंशन फ्री था कि इसे पता था कि रोमान शाह को इस रिश्ते से कोई खास एतराज नहीं होगा, सिवाय उम्र को लेकर, क्योंकि रोमान शाह और डॉक्टर शाहजेब हम उम्र थे और मिर्हा इनसे तकरीबन 8 साल छोटी थी। मगर डॉक्टर शाहजेब को यह यकीन था कि वो रोमान शाह को समझा लेगा। बस इसी वजह से वो फिलहाल मिर्हा की पढ़ाई मुकम्मल होने तक चुप था। सॉरी डॉक्टर साहब, असल में घर से फोन था तो सुनना बहुत जरूरी था। रोमान शाह माजरत करते हुए वापस सीट पर आकर बैठा और आपस में दोनों गप्पे मारते हुए काफी से लुत्फानंदोज हो रहे थे। आज तकरीबन मलिक जुबैर को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए 15 दिन हो गए थे। अब वो पहले से बहुत बेहतर था, क्योंकि गोली इनके दिल को छूते हुए गुजरी थी, तो इसलिए इनका आराम करना बहुत जरूरी था। फिलहाल इन्होंने ऑफिस से मुकम्मल छुट्टी ली हुई थी। ऑफिस का ज्यादातर काम इनका सेक्रेटरी ही संभाल रहा था। मगर आज रोमान शाह और मलिक जुबैर वाली डील की कुछ अहम फाइल थी, जिनको रोमान शाह और मलिक जुबैर ने आपस में डिस्कस करनी थी। इसलिए मलिक जुबैर ने रोमान शाह से बहुत ज्यादा एक्सक्यूज
रिक्वेस्ट करके इसे अपने घर आने को कहा, क्योंकि इस वक्त मलिक ज़ुबैर बेड रेस्ट पर था और घर से बाहर नहीं जा सकता था। वैसे तो रुमान शाह इस तरह किसी के भी घर जाने पर यूं ऑफिस का काम डिस्कस नहीं करता था, लेकिन मलिक ज़ुबैर की हालत को मद्देनजर रखते हुए रुमान शाह ने इसके घर आने की हामी भर ली। रिफत बेगम, आज मेरा एक स्पेशल गेस्ट आने वाला है, तो प्लीज आप बहुत अच्छे से डिनर का इंतजाम करवा दे, क्योंकि जब वो पार्टी में आए थे तब भी वो खाना खाए बगैर ही चले गए थे। तो मैं चाहता हूँ कि आज वो हमारे घर से डिनर करके ही जाए। मेरे लिए वो खास हैं, इसलिए आप अपनी निगरानी में डिनर तैयार करवाइएगा। मलिक ज़ुबैर अपनी बेगम रिफत बेगम को बोल रहे थे। जी जी, आप बेफिक्र रहें, मैं अपनी निगरानी में डिनर तैयार करवाऊंगी, आपको कोई शिकायत नहीं होगी। फिलहाल तो आप थोड़ी देर आराम कर लें, तब तक मैं जाकर सब तैयारियां देख। रुमान शाह और मलिक ज़ुबैर जब पेपर्स में कुछ डील के मसाइल डिस्कस कर रहे थे, इसी वक्त धड़ल्ले से दरवाजा खुला और मीरब रूम के अंदर दाखिल हुई, जिसको ये पता नहीं था कि इसके पापा रूम में कोई और भी मौजूद है। वो दन दनाते हुए रूम के अंदर दाखिल हुई थी, मगर सामने बैठे हुए बंदे पर नजर पड़ते ही वो अपनी जगह पर स्टिल होकर रुक गई। सामने कुर्सी पर रुमान शाह बैठा हुआ था, जिसने इस वक्त फुल व्हाइट कलर का कुर्ता और शलवार पहन रखा था और गले में ब्लैक कलर का स्टॉलर लेकर। इस जालिम पर्सनैलिटी इतनी खूबसूरत थी कि देखने वाला एक बार देखे बिना नहीं रह सकता था। मीरा बेचारी तो वैसे ही पहले मुलाकात से इस पर फिदा थी। इसे देखकर वहीं पर खड़ी इसे देखे जा रही थी कि मलिक ज़ुबैर ने आवाज दी तो इस सख्ते की हालत से वापस आई। मीरा बेटा, वहां पर क्यों खड़ी हो, आगे आओ, कुछ काम था आपको? नहीं बाबा, मैं बाद में आ जाऊंगी, कुछ खास काम नहीं था, वो अटकते अटकते सिर्फ इतना ही कह पाई थी और रूम का दरवाजा खोलकर बाहर आ गई और रूम का दरवाजा बंद कर दिया और अपने दिल पर हाथ रखते हुए कितनी देर वो दीवार के साथ टेक लगाए हुए खड़ी रही। हाँ तो रुमान शाह, बोलो, हम इस मसले को कैसे हल कर सकते हैं? और रुमान शाह आपस में किसी मसले को डिस्कस कर रहे थे, मगर बाहर खड़ी हुई मीरब रुमान शाह का नाम पता चल गया था। अच्छा जी, तो इस बंदे का नाम रुमान शाह है, सूट करता है इस बंदे पर, इसका नाम जितना डैशिंग है इतना ही डैशिंग नाम रखा हुआ है। मीरब अपने दिमाग में सोचकर मुस्कुरा रही थी। रुमान शाह को छोड़िए, खालिद शाह ही तो आप पर बहुत सूट करता है। शाह, तैयार हो जाए मीरब, मलिक आपकी जिंदगी में बहुत जल्द एंट्री मारने वाली है। पसंद आ गए हैं आप मीरब को, और जो चीज मीरब मलिक को पसंद होती है इसे मीरब अपना बना लेती है। खुद से ऐसी ही बातें करती हुई शर्मा कर अपने निचला होठ किनारे से चबाते हुए रूम में आ गई। हाय अल्लाह मियाँ, ये कितना खूबसूरत है। अल्लाह मियाँ, अगर तो दुआएं सुनता है तो इस बंदे को मेरी किस्मत में लिख दे। मीरब ने जब से होश संभाला था, आज पहली बार इसने दुआ करके अपने रब से कुछ मांगा था, क्योंकि मीरब को हमेशा हर चीज थाली में सजी सजाई हुई मिली थी। मीरब आज अपने दिल के हाथों से मजबूर होकर अपने रब से रुमान शाह को मांग रही थी, इस बात से बेखबर कि रुमान शाह कांटों से भरे हुए एक झाड़ का नाम है, जिससे मिलकर नाजुक सी मीरब मलिक ने जख्मों से चूर हो जाना था। रुमान शाह के जाने के बाद मीरब ने अपने पापा के मोबाइल से रुमान शाह का नंबर निकाल कर अपने फोन में पर सेंड करके अपने पापा के फोन से व्हाट्सएप चैट क्लियर कर दी और अपने बेड पर लेटे हुए रुमान शाह का नंबर अपने फोन पर सेव कर रही थी। लगे हाथ मीरब ने अपने पापा के फोन से रुमान शाह की व्हाट्सएप डीपी पिक्चर भी अपने तरफ सेंड कर दी थी, जिसे वो अपने फोन नंबर पर सेव करने के बाद अपने वॉलपेपर पर लगा रही थी। रोमान शाह की पिक्चर को अपने फोन की स्क्रीन पर लगाते हुए अपने लब रखकर इसको मोहब्बत का पहला तोहफा पेश किया। आई लव यू शाह, मीरा आपसे बहुत प्यार करती है। चलें जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने मेरे इस नए चैनल को